एक छोटी सी गांव की बच्ची, सपने थे जिसके बहुत बड़े, अपने जीवन में शिक्षा की दृढ़ इच्छा, जिसको कभी मालूम ना था कि साइंस की बुक भी आती है इंग्लिश में। उसने कर पूरी पढ़ाई, समाज में अपनी एक पहचान बनाई। ऐसी ही मल्टी टैलेंटेड ऑल राउंडर नन अनदर देन नीता ताइल को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। नीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, जिसका नाम है गेट इंस्पायर्ड। नीता जी, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका बचपन कहाँ बीता? देखिए, मैं बहुत ही छोटी जगह से हूँ। आगरा के पास एक जगह का नाम है, शायद आप में से किसी ने भी नहीं सुना होगा, खीरागढ़। ये कस्बा टाइप है जहाँ पर से मैं हूँ। मेरा बर्थ वहीं हुआ था और मैंने अपनी 8th तक की पढ़ाई जो है वो वहीं से की थी। अच्छा, आप यानी कि एक कस्बे में, आपका जन्म कस्बे में हुआ और आपने जो 8th तक की एजुकेशन थी वो वहाँ से ली है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप अपने एजुकेशन का सफ़र आपका कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, मतलब मैं जहाँ से थी वहाँ पर 8th तक तो प्राइवेट स्कूल्स थे और गर्ल्स एजुकेशन, मतलब गर्ल्स जहाँ पर पढ़ती हूँ उसी तरह का स्कूल जो है मेरे घर वाले प्रेफर करते थे। तो मेरे को 8th तक एजुकेशन वहाँ पर मिल गई। उसके बाद में मुझे 9 से 12 तक की जो एजुकेशन करनी थी उसके लिए मुझे कोविड में जाना पड़ता, तो मेरी फैमिली इस तरह से अलाउ नहीं करती थी, या उनको उस समय इस तरह का माहौल भी नहीं था कि लड़कियाँ लड़कों के साथ पढ़ें। तो मेरी फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। तो इसीलिए मतलब फिर पापा ने सोचा कि चलिए इनको हॉस्टल भेज देते हैं। तो उससे पहले मेरी दीदी भी हॉस्टल जा चुकी थी, तो वो भी 11th में गई थी, मेरे को भी हॉस्टल भेज दिया गया और मैं गर्ल्स हॉस्टल में गई। 9th to 12 मैंने भरतपुर के पास भुसावर विद्यापीठ है वहाँ से किया। उसके बाद जो है देखिए वहाँ पर आगे एजुकेशन के लिए साइंस स्ट्रीम नहीं थी, तो फिर मेरे को वनस्थली विद्यापीठ के लिए सजेस्ट किया गया। और इन समय मैं अपनी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ मानती हूँ। मेरे पापा एक्चुअली मेरे साथ नहीं जाते थे इतना, क्योंकि वो बिजनेस में ज़्यादा रहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने, जैसे कि मेरे चाचा जी वगैरह ने, हर समय मतलब मुझे लेके गए वहाँ वनस्थली विद्यापीठ, और उन्हीं की वजह से मुझे एडमिशन मिला। मैं तो ये कहूँगी अगर चाचा जी उस समय नहीं जाते तो शायद मैं वनस्थली विद्यापीठ नहीं पढ़ पाती। और उसके बाद में मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन इन बीएससी एंड बॉटनी मेरा ऑनर सब्जेक्ट रहा था। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। इतना ही नहीं, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलिए एमबीए की तैयारी कर लेते हैं, कुछ प्रोफेशन में जाएंगे तो एमबीए की तैयारी कर लेते हैं। एमबीए की तैयारी भी की, लेकिन एमबीए का मैंने एंट्रेंस भी दिया, उसमें वो मैं क्लियर नहीं कर पाई। तो फिर मैंने फिर साथ ही साथ बीएड का भी एंट्रेंस दिया था, वो मेरा क्लियर हो गया था। तो फिर मैंने वहाँ से फिर बीएड भी की। अच्छा, आपके मतलब इस सफर में आपके चाचा जी का बहुत मतलब रोल रहा कि वो आपको विद्यापीठ लेके गए। जी बिल्कुल। जब आप विद्यापीठ गई, आपने स्टडी स्टार्ट की, क्योंकि आपने कस्बे से स्टडी स्टार्ट की है, और आपने फिर उसके बाद उस टाइम में जब लोग इतना एजुकेशन को लड़कियों के लिए प्रेफर नहीं करते थे, तब आपको विद्यापीठ आपकी फैमिली ले गई। तो उस समय आपने एजुकेशन में, क्योंकि एक कस्बे की पढ़ाई में और एक विद्यापीठ की पढ़ाई में बहुत फर्क होता है, तो वो वहाँ पे आपको क्या चैलेंजेस आए या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी? देखिए, उसमें क्या था कि मैं जहाँ से थी वहाँ पे मैं शिशु मंदिर में पढ़ी थी, तो हिंदी का माहौल था बहुत। मेरी फैमिली भी ऐसी थी, हिंदी बोलती थी, हिंदी का ही एनवायरनमेंट था हमारे यहाँ। तो जब मैं हॉस्टल गई, वनस्थली विद्यापीठ की बताती हूँ कि भुसावर विद्यापीठ में जहाँ थी, जहाँ मैंने 9 से 12 तक एजुकेशन की थी, वो हिंदी मीडियम था, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद जब मैं वनस्थली विद्यापीठ गई, वहाँ मेरी बीएससी की जब पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि मतलब सर आए हमारे और टोटल जो लेक्चर था वो पूरा इंग्लिश में था। तो मैं तो मतलब समझ ही नहीं पाई थी कि ये क्या लेक्चर हो रहा है, क्योंकि मतलब मैं तो पूरी तरह हिल गई थी और अपने आप को बहुत नर्वस फील करने लगी थी। और फिर बाद में मेरा मतलब मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी वो मोस्टली आप समझ लीजिए कि सारी जो फ्रेंड्स थी वो इंग्लिश मीडियम से थी। केवल हम 4 या 5 थे जो हिंदी मीडियम से थे। तो मतलब बहुत ही मतलब मुझे तो वहाँ पर जाके ऐसा लगा कि ऐसा भी होता है कि इंग्लिश में भी लेक्चर मिलते हैं, इंग्लिश में बुक्स भी आती हैं, साइंस की बुक इंग्लिश में, मैथ की बुक इंग्लिश में, कैसे? मतलब मेरे लिए बहुत ही इससे पहले कभी आपने मतलब इंग्लिश में साइंस की बुक या मैथ की बुक या ये बुक्स आपने कभी इंग्लिश में देखी ही नहीं थी? नहीं, आपको फर्स्ट टाइम बुक्स इंग्लिश में देखने को मिली? बिल्कुल, मैं तो सोचा भी नहीं था कि इस तरह का भी कुछ एनवायरनमेंट है घर से बाहर निकल। पर तो सर के ऊपर से उस समय बहुत ऐसा लगा होगा कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। बिल्कुल, बहुत ही मैं नर्वस थी और मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं तो शायद नहीं पढ़ पाऊंगी अब आगे, और मैं बहुत रोने लगी थी उस समय। फिर मेरे मम्मी पापा एक दिन
तो मम्मी ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, तुझे नहीं समझ में आ रहा चलो ले चलती हैं तुझे, लेकिन बस तू ये सोच ले तेरे पापा तुझे कहीं और नहीं भेजेंगे। बस मम्मी का इतना कहना था। मम्मियाँ तो वैसे भी बच्चों के लिए बहुत करती रहती हैं। मेरा आपसे इसी से रिलेट एक अगला क्वेश्चन है कि जब इंग्लिश की में आपके सामने साइंस की बुक्स आई, लेक्चर हुआ, तो आपने उस सबको कैसे फेस किया या आपने क्या किया कि आपने ग्रेजुएशन अपना किया और जहां तक मुझे पता है आप फर्स्ट क्लास पास भी हुई थी, तो फिर वो फर्स्ट क्लास जिस बच्ची ने कभी इंग्लिश में बुक्स ना देखी हो और फिर वो फर्स्ट डिवीजन, उस टाइम में मायने रखता था फर्स्ट डिवीजन आना, तो वो कैसे आपने वो जर्नी तय की? देखिए जो भी लेक्चर जो मिलता था वो एक्चुअली में हम क्या करते थे, हम वो लेक्चर मिलता था कुछ पॉइंट जैसे कि चलिए केमिस्ट्री इवॉल्व, उसका कुछ वर्ड्स की मीनिंग, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट एक रहता है हमारा साइड में, तो कुछ वर्ड्स की मीनिंग तो हम लोगों को पता होते हैं, तो मैं वो मेन मीनिंग जैसे ना उनका जानती थी, वो लिख लेती थी। फिर हम जाते थे लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में ये समझ लीजिए मेरा मोस्ट ऑफ टाइम लाइब्रेरी में निकलता था, मैं बहुत टाइम लाइब्रेरी में देती थी। और जितने भी लेक्चर हमारे इंग्लिश के थे सबको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती थी, हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर मैं अपनी नोट्स बनाती थी, उन नोट्स से मैं फिर प्रिपेयर करती थी अपना सब कुछ मटेरियल एग्जाम के लिए। और मैंने मतलब फर्स्ट ईयर में इतनी मेहनत की है कि शायद उसी का रिजल्ट रहा होगा कि मतलब मेरा फर्स्ट डिवीजन आ पाई थी मेरी। मैंने उस समय फर्स्ट ईयर में 68% 70% स्कोर किया था। वेरी गुड। आपने जब आपने जैसे अभी बताया कि आपने बीएड भी किया है, तो क्या बीएड करते समय आपके मन में कुछ ऐसा था कि मुझे जॉब करना है, या मतलब बीएड अगर जॉब करना है तो मतलब मुझे टीचर बनना है या क्या करना है, या जॉब नहीं करना है, क्या सोच के आपने बीएड किया? देखिए बीएड तो मैंने सिर्फ इसलिए कर ली क्योंकि मुझे पढ़ना था, मुझे पता था कि अगर मैं नहीं पढ़ाई करूंगी तो मेरी शादी हो जाएगी जल्दी से, तो बस, लेकिन मुझे शादी करनी नहीं थी उस समय, तो मैंने कहा चलिए पढ़ने में अपने आप को बिजी रखते हैं। सिर्फ आपका बीएड करने का एक ये कारण था कि मेरी शादी जल्दी हो जाएगी? नहीं ये भी तो मैं पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। नहीं एक्चुअली ये भी नहीं, कुछ और भी रीजन। देखिए हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो इस टाइप से नहीं था कि मतलब हम पढ़ रहे हैं तो हमें जॉब करनी है। शुरू से माइंड में कहीं नहीं था मेरे कि मुझे जॉब करनी है, क्योंकि पापा ने क्या मेरे मतलब जो जिस सिटी में मैं रहती थी, जिस विलेज से मैं थी, वहां पर इस तरह का माहौल भी नहीं था। हम शुरू से ही प्रिपेयर थे, हमें जॉब तो करनी नहीं है भाई, लेकिन पढ़ते रहे, क्योंकि ना लगता है कि पढ़ाई का केवल जो मतलब सक्सेस है, पढ़ाई की सक्सेस केवल इसी में नहीं है कि आप पढ़ते जाइए तो जॉब करिए, इसमें सक्सेस नहीं है। जो आप पढ़ते हैं ना वो आपकी हर डेली रूटीन में, मैं तो कहती हूँ हर डे आपके लिए हेल्पफुल रहता है। आप जितनी भी पढ़ाई करोगे वो आपकी कभी वेस्ट नहीं जाती। हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि पढ़ाई आप जरूरी नहीं है कि आप जॉब करें या आप बिजनेस करें, पढ़ाई आपकी हर जगह काम आती है। इवन आपके डेली आप हाउसवाइफ हैं, आप डेली अपने जो रूटीन्स की चीजें हैं उनमें भी आपकी एजुकेशन काम आती है। बिल्कुल, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल भी देना चाहूंगी। आज ही सुबह का है, मैं नहा रही थी बाथरूम में, मैंने वॉशिंग मशीन में लगा लिया, वो थोड़ा ऊंचाई पर था नल, और एक जो लगाते हैं ना पाइप, वो हमारा नीचे बकेट में लगता है, तो मैं ज्यादातर बाथरूम में जाती हूँ वो लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है साइंस ने कि ना नीचे टैप है तो उसमें पानी आ जाएगा। मैंने ऊंचाई पर लगा दिया, जब मुझे जरूरत होगी उतना पानी मेरा आ जाएगा। तो किसी ने क्या किया उस समय, ही नीचे वाली बकेट में लगा दिया इधर हटा के पाइप। समझ रहे हो आप क्या? ठीक है, मैंने फिर नल खोला तो मैंने कहा अरे जिसने भी लगाया उसको साइंस नहीं आती। क्योंकि मैं थोड़ा साइंस को मतलब हर चीज में फील करती हूँ कि साइंस के अकॉर्डिंग मतलब चीजों को काफी मतलब डेली रूटीन में मैं उनको मैनेज करती हुई चलती हूँ। नीता जी, आपके पढ़ाई के जो पीरियड था, जो जर्नी थी, उसमें क्या ऐसी एक चीज थी जिसने आपको रुकने ही नहीं दिया और हमेशा मोटिवेट किया कि पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए? तो इसके लिए तो देखिए मतलब मेरी शायद दृढ़ इच्छा ही थी, मतलब मेरा जो संकल्प ये था कि मुझे करना ही है कुछ ना कुछ, और मैं कर सकती हूँ। जब मुझे फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है और मैं कर सकती हूँ, मुझे में पोटेंशियल है इतना, तो ये मेरी जो इच्छा शक्ति थी। और मेरी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं आई, क्योंकि मम्मी मेरी भले ही पढ़ी नहीं थी लेकिन मुझे हमेशा कहती थी बेटा पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई कहीं ना कहीं काम आएगी। नीता जी, जैसे लड़की होने के नाते आपने उस टाइम जब एजुकेशन अपना किया तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे उस पीरियड में? देखिए हमारी फैमिली में इस तरह से लड़के और लड़की में इतना भेद तो नहीं किया जाता था, क्योंकि जब इतने ब्रॉड माइंडेड हो गए भाई, उन्होंने लड़कियों को आगे पढ़ने के लिए भेज दिया, हॉस्टल भेज दिया। उस समय मेरे भाई वगैरह भी आगरा स्टडी के लिए जाते थे, तो मतलब मुझे फैमिली के हिसाब से तो ऐसा कोई चैलेंज नज़र नहीं आया, और जो भी नीड थी वो इजीली पूरी हो जाती थी। ऐसा कुछ नहीं चैलेंज मैंने फेस किया स्टडी को लेकर।
आपने इतनी स्टडी की, उसके बाद क्या कभी मन में कोई ख्याल आया कि मैं, कोई ख्वाहिश रही कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करूं? हाँ, लगता तो है ही कि मतलब क्योंकि ना आजकल ज्यादातर लोगों की मेंटेलिटी होती है कि आप जब जैसे स्टडी कर ली, क्योंकि ना सामने वाला आपसे यही कहेगा इतना पढ़ लिया जॉब क्यों नहीं की, यही होता है मेंटेलिटी लोगों की, भाई जब पढ़ रहे हो तो जॉब करनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि जॉब ही मतलब सक्सेस नहीं है, स्टडी का मतलब जो आउटकम है वो जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छी जॉब करो। मेरे हिसाब से तो स्टडी आपकी हर लाइफ में काम आती है, जो मैंने भी पहले भी कहा। और जो है मतलब एक आपको मतलब खुश रहना चाहिए। मेरे हिसाब से तो जो लाइफ की जो सक्सेस है वो खुशी में है। आप जितना खुश रह सकते हो, चाहे वो जॉब करके रहो, चाहे आप घर के काम करके रहो, मतलब लाइफ में जो है खुश रहना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी तरह से अचीव करो। नीता जी, कुछ आप हमें आपकी स्टडी के बाद जब जर्नी में आप कुछ हमें अपने वैवाहिक जीवन के बारे में बताएं कि आपकी शादी कब हुई, कैसे हुई, किससे हुई? जी, अब देखिए मेरे हस्बैंड सीए हैं, विवेक तायल, कासगंज के काफ़ी अच्छे सीए हैं। बहुत अच्छी फैमिली है, तायल फैमिली के नाम से कासगंज में बहुत ही सभी लोग जानते हैं। और मेरी यहाँ पर जॉइंट फैमिली है, जहाँ पर कि मेरे जेठ जेठानी, देवर देवरानी और बच्चे उनके, और हम सभी लोग साथ रहते हैं। और बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है हम लोगों की आपस में, बहुत ही अच्छा माहौल है हमारा फैमिली का। बहुत ही मतलब मैं कहूँगी ब्रॉड माइंडेड है, जहाँ बहू को बहू नहीं समझा जाता, ना पर्दे का कोई टेंशन है, ना कुछ है कि आप जेठ के सामने उठ बैठ नहीं सकते, खा पी नहीं सकते, इस तरह का कुछ भी नहीं है। बहुत ही अच्छा माहौल है, तो बहुत ही अच्छा मुझे मतलब ससुराल मिला है, मुझे ये कहना मतलब चाहिए। आप आपकी क्या मार्केट, जो आपने जैसे बताया आपके चाचा जी आपको लेके गए थे, तो आपकी मायके से भी मतलब संयुक्त परिवार से आप हैं, और आपकी शादी भी एक संयुक्त परिवार में हुई, तो उसका कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट जरूर आपकी लाइफ में रहा होगा कि क्योंकि बहुत मुश्किल होता है एक जॉइंट फैमिली में आके और खुद को उसमें ढल जाना, क्योंकि आप पहले से भी मायके से भी अपने उसमें थे जॉइंट फैमिली में, तो आपके लिए काफी इजी रहा होगा। हाँ, बहुत इजी रहा मुझे तो, बल्कि जॉइंट फैमिली ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उसके बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं। आई थिंक सिंगल फैमिली में रहने वाले लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बजाय कि जॉइंट फैमिली में। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज करना चाहूंगी, जैसे क्योंकि मैं खुद कासगंज से हूँ और मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ, पर्सनली भी आपको जानती हूँ। मैंने आपकी जेठानी के साथ एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग देखी है। इवन मैंने मतलब ये देखा है कि अगर आप अकेली आ जाएं किसी भी फंक्शन में या किस में, तो लोग पूछते हैं अरे आज आपकी मतलब प्रीति भाभी नहीं आई, उनका नाम प्रीति है, या आप मार्केट में चले जाएं, या आप मुझसे भी कभी आए तो मैं कहूँगी प्रीति भाभी नहीं आए, या प्रीति भाभी कहीं जाते हैं तो ये बॉन्डिंग के लिए हम व्यूअर्स आपको उन प्रीति भाभी से भी मिलवाते हैं जिनकी इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और जो आज के टाइम में बहुत कम देखने को मिलता है। देवरानी जेठानी का एक रिश्ता जरा खट्टा मीठा होता है, तो ये रिश्ता कैसे इतना मतलब लविंग केयरिंग रहा? एक बीच में फेस भी आया है, तो उसके बारे में प्रीति भाभी से ही सुनेंगे। तो हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्रीति तायल। प्रीति मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है गेट इंस्पायर्ड। प्रीति मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है, नीता क्योंकि पहले आप आए तायल फैमिली में, आप बड़ी बहू हैं परिवार की, उसके बाद नीता भाभी की एंट्री हुई, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा नीता मैम के साथ? मेरा नीता के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मुझे दौरानी के रूप में एक छोटी बहन मिली जिसने मेरा हर कदम कदम पर साथ दिया, मुझे बहुत सपोर्ट करा, मैंने भी इसको बहुत सपोर्ट करा। मतलब ये मेरी दौरानी नहीं, मेरी बहन है एक तरह से। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुनने में, और जैसे आप अभी इमोशनल हो गई थोड़ी सी बात करते करते, तो ये आपके रिश्ते के जो अंदर प्यार और उसकी जो मजबूती है ये उसको शो करता है, आपके लव को शो करता है। क्योंकि अगर आपका सपोर्ट इनको नहीं, क्योंकि पहला सपोर्ट तो आपने इनको किया, उसके बाद इनका सपोर्ट स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब कोई लड़की किसी परिवार में आती है तो जब उसके परिवार की तरफ से उसकी तरफ हाथ बढ़ता है, तब फिर वो लड़की भी अपना हाथ उसी मजबूती के साथ बढ़ाती है। आप दोनों काफ़ी एक्टिव रहते हैं, मैंने देखा है, तो मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों ने कुछ संस्था वगैरह भी ज्वाइन कर रखी है या कुछ बनाया भी था, तो प्लीज़ आप व्यूअर्स को उसके बारे में बताएं कि आप दोनों जब 1 और 1 11 हुए तब क्या धमाल मचाया आप दोनों ने? अग्रवाल महिला सभा जो काफ़ी मतलब काफ़ी साल से चल रही थी, तो हम लोगों ने भी सोचा कि नई बहुएं जो आई हैं उनको भी अग्रवाल समाज से जुड़ना चाहिए।
तो पहले तो लेकिन बड़े लोगों का ऑफर आया कि चलिए आप इसी को ज्वाइन कर लीजिए, तो हम एक मीटिंग में भी गए थे। वहाँ पे हमें थोड़ा मतलब अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन आप समझते हैं ना एक थोड़ा एज डिफरेंस, तो उसमें आप इतना खुल के नहीं बोल सकते, खुल के नहीं एंजॉय कर सकते। तो मैंने और भाभी जी ने सोचा कि चलिए हम मिलके एक अग्रवालों के लिए कोई संस्था खड़ी करते हैं। तो उसमें हम लोगों ने 8 साल कंप्लीट होने वाले हैं, श्री अग्रसेन जागृति महिला समिति का निर्माण किया था। दोनों का उसमें बराबर का योगदान रहा। जहाँ पर मैं कमजोर पड़ जाती हूँ वहाँ भाभी जी उसको संभाल लेती हैं, जहाँ ये कमजोर पड़ जाती हैं कुछ फील्ड में, क्योंकि रहता है ना सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। भाभी जी थोड़ा होल्ड अच्छे से कर लेती हैं, मैं थोड़ा उस तरह से दूसरे वे में अच्छे से होल्ड कर लेती हूँ। तो दोनों मिलके जब काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, और सभी महिलाओं का बहुत सपोर्ट रहता है, जितनी भी अग्रवाल लेडीज हैं, मतलब जितनी हमसे ज्वाइन है। आज आप विश्वास नहीं मानोगे, आज ये है कि मतलब हर अग्रवाल लेडी चाहती है कि श्री अग्रसेन जागृति महिला समिति में ओपनिंग है। उनका ये रहना है। मैं भी एक आपको फैक्ट व्यूअर्स बताऊंगी, इनके रिश्ते की मजबूती मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने नीता मैम को कॉल किया और मैंने उनसे कहा कि हम आपका एक इंटरव्यू लेना चाहते हैं और आपको उसमें जो आपने समिति बनाई है उसके बारे में बताना है, तो नीता मैम ने मुझसे साफ साफ मना कर दिया कि मैंने वो अकेले नहीं बनाई, उसमें मेरी भाभी जी यानी कि प्रीति मैम का योगदान रहा था और हम दोनों ने साथ ही साथ बनाई थी। तो मैं उसका श्रेय अकेले नहीं ले सकती हूँ, उसके लिए मतलब आधा श्रेय भाभी को भी जाता है जो हम दोनों ने मिलके वो काम किया। तो ऐसी इनके रिश्ते की मजबूती है, ऐसा है अनोखा प्यार इनके रिश्ते में। प्रीति मैम, आपको क्या लगता है कि क्या नीता मैम अगर आपकी देवरानी के रूप में आपको नहीं मिलती तो क्या आप इतना ये सब कर पाते? जैसे आप इस समय बहुत एक्टिव हैं समाज में, लोग आपसे बहुत इंस्पायर्ड हैं, लोग के मुंह पे नाम रहता है प्रीति तायल, नीता तायल, तो क्या ये पॉसिबल था? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि एक से बढ़ एक और एक 2 होते हैं। अगर मैं एक अकेली होती तो मैं नहीं कर पाती। अब हम 2 हैं तो हमारा गठबंधन, हम 2 नहीं 11 हैं, एक और 11 हो गए ना, हमारा गठबंधन मजबूत हो गया। हाँ, तो इसलिए हम एक के बिना अधूरे हैं। यस, यानी कि जैसे 2 जिसमें एक जान वाली बात ऐसा लग रहा है यहाँ पर मुझे। अभी मैंने देखा है कि आपके कुछ YouTube चैनल्स भी हैं जो आप लोगों ने और आपके दोनों के बच्चों ने मिलके रेडी करे हैं। आप प्रीति मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि वो चैनल का दिमाग में कैसे आया और कैसे बने, क्या बच्चों ने और आप सब लोगों ने वो चैनल का तो दिमाग में ऐसा, एक दिन जैसे मेरी बेटी, इसकी बेटी, हम लोग सब बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो उन दिनों लॉकडाउन चल रहा था शायद, तो बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो आप वैसी बातें करते रहे, तो ये हुआ कि चलो एक चैनल बना लेते हैं। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा, शायद आप थोड़ा भूल रहे हो, उसमें क्या हुआ था, मैं शायद किटी से आई थी, तो एक और है यहाँ पर बहुत अच्छी यूट्यूबर है, तो मैंने कहा उनका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत इनकम है। तो बच्चों के माइंड में थोड़ा सा क्लिक किया, भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, चलिए हम लोग भी ना चैनल बनाते हैं। और दिसंबर 2019 में चैनल जो है 25 या 26 दिसंबर को चैनल बना लिया उन्होंने। फिर वो लोग, पहले हमने बनाया कि दोनों सिस्टर्स ने मिलके खोला है, तो हमने इसलिए उसका नाम भी ना सिस्टर्स क्राफ्ट स्टूडियो रख दिया। बच्चे बहुत अच्छी क्राफ्टिंग भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं। भाभी जी की बेटी बहुत अच्छी पेंटिंग करती है, अनीशा, एंड मेरी गुड़िया भी सब डांसिंग, पेंटिंग, मतलब सब कुछ कर लेते हैं, दोनों बच्चे टैलेंटेड है। तो हमने YouTube चैनल बना लिया, उसमें फिर हमने कहा क्राफ्ट में बहुत टाइम लगता है एक्चुअली में, तो हमने कहा चलिए थोड़ा थोड़ा ऐसा करते हैं, इसमें ना थोड़े किटी गेम्स भी डालते चलते हैं। और किटी गेम्स डालने के साथ साथ फिर बच्चों का थोड़ा लाइफ सेट होता चला गया, जैसे वो CA कर रही है बेटी, बड़ी बेटी, अब मेरी BTech कर रही है, तो वो लोग अपनी अपनी फील्ड में बिजी हो गए। लेकिन अब हम इसको ना क्राफ्ट का इतना ज़्यादा नहीं डाल पाते हैं उस पर, क्योंकि क्राफ्ट तो बच्चे करते थे, हम किटी पार्टी के गेम्स के नाम से उसको अच्छे से चला रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत लोग लाइक कर रहे हैं हमारे चैनल को, बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। आपने कोई एक, मैंने सुना है कोई आपने अपनी सभा के लिए भी एक चैनल बनाया है, उसके बारे में भी आप कुछ बताएं। तो जैसे कि हमारा सिस्टर क्राफ्ट स्टूडियो जब मोनेटाइज हो गया तो हमें लगा कि उसमें चलिए इनकम आना शुरू हो गई, तो मुझे लगा जैसे हम जागृति महिला समिति के इतने प्रोग्राम करते हैं तो उनका भी क्यों ना एक चैनल बना दिया जाए, उससे भी भविष्य में फ्यूचर में जो भी इनकम होगी ना, जैसे उसके ही प्रोजेक्ट करने के लिए हम जो है उसको यूज में करें लाएंगे। तो अभी तक मोनेटाइज तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी हो ही जाएगा, क्योंकि जब सोच अच्छी होती है और आपके इरादे बुलंद होते हैं तो कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आसान ना हो,
टफ होती है बट इजी हो जाती है आपके लिए। आपकी सोच बहुत मायने रखती है किसी भी एक अच्छे काम के पीछे, तो वो मोनेटाइज हो जाएगा और उससे आई एम वेरी श्योर कि बहुत अच्छी इनकम आएगी जो सभा के लिए बहुत कारगर साबित होगी। प्रीति मैम के पास समय का थोड़ा अभाव है तो उन्होंने हमें टाइम थोड़ा लिमिटेड दिया है। तो प्रीति मैम, मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आप आए और आपने ये शो जिसका नाम है क्या है, गेट इंस्पायर्ड, इसको आपने ज्वाइन किया और आपने अपने बारे में और अपने इस अनूठे रिश्ते के बारे में हमें बताया। थैंक यू सो मच। नीता जी, आप ये बताएं कि आप, जैसे हम जानते हैं कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं और आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? देखिए, मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक है और मैंने कुकिंग का भी एक चैनल बना रखा है। अच्छा। यानी कि आप 3 YouTube चैनल हैंडल कर रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसके अलावा मैं स्टिचिंग भी अच्छी कर लेती हूँ, पोशाक वोशाक सिलने का मुझे बहुत शौक है और मैं हर साल एक भगवान जी हैं दाऊ जी के मंदिर के पोशाक मैं खुद सिलती हूँ और काफ़ी अच्छी सिल जाती हैं। इसके अलावा मुझे दूसरी लैंग्वेजेस का भी शौक है, तो मैंने फ्रेंच लैंग्वेज का भी कोर्स किया हुआ है। ओह माय गॉड, आपने फ्रेंच लैंगवेज का भी कोर्स किया हुआ है उस टाइम पे? 3 साल का डिप्लोमा किया है मैंने, एडवांस डिप्लोमा तक किया। ओह माय गॉड, वनस्थली से ही किया है उसे। एंड साथ साथ कंप्यूटर का भी मुझे शौक रहा, तो मैंने कंप्यूटर की भी 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है। इसके अलावा नीता जी, आपने कुछ छोड़ा है या नहीं छोड़ा है? मुझे आपने फ्रेंच कर लिया, बीएड कर लिया, कंप्यूटर कर लिया, कुकिंग करती है, स्टिचिंग करती है, और क्या क्या करती है? अब हाल फिलहाल में मुझे जो शौक चढ़ा है वो है पोएम का। ओके, लिखती भी है? लिखने का शौक चढ़ा है और एक नया शौक हो रहा है, एंकरिंग का और शौक चढ़ गया मतलब मुझे लगता है कोई जैसे फैमिली प्रोग्राम है या हम जो सभा वभा के प्रोग्राम जो करते हैं, सभा के सॉरी, तो उसमें मुझे लगता है कि एंकरिंग ना खुद ही करनी चाहिए, उसमें ज़्यादा आप अच्छे से लोगों को एंजॉय करा पाएंगे। तो मतलब एंकरिंग का भी मेरा मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपके हाथ में अगर माइक नहीं है तो कुछ अधूरा सा लगता है कितने भी मतलब एमओसी के लिए लोग करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, मुझसे भी अच्छी करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, एक बार तो मेरे हाथ में माइक बनता है। क्या आपको बचपन में कभी ऐसा था कि मैं लिख भी सकती हूँ? कभी ऐसा माइंड में कभी थॉट या कभी जैसे कुछ ऐसा लिखा हो, या कभी होता है ना कि मैं लिख सकती हूँ, जैसे मुझे लगता है कि अगर मैं लिखूंगी तो कुछ अच्छा ही लिखूंगी, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा कुछ था? नहीं, मेरे को तो ना वो 10 लाइन का जो ऐसे होता ना गाय पर लिखने के लिए, वो मुझे याद है, वो भी भारी लगता था तो पता नहीं ये कैसे कहाँ से कैसे टैलेंट मतलब मेरा ये आया है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, आपकी नजर में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा थॉट, जैसे हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कोई एक जीवन में ऐसा व्यक्ति आता है या कोई ऐसा विचार आता है या कोई ऐसी घटना होती है जो उसके पूरे जीवन को बदल देती है, जो इंस्पायर कर देती है, तो क्या ऐसा कोई थॉट या व्यक्ति ऐसा कोई आपकी लाइफ में आया जिसने आपके जीवन को बहुत इंस्पायर किया हो? देखिए, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं मेरे अंदर के विचार ही मुझे खुद इंस्पायर करती हैं। मैं मतलब किसी से इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं हुई हूँ। यूट्यूब चैनल के लिए मैंने बताया कि वो जो मेरी फ्रेंड थी वो बहुत अच्छा कर रही थी, तो उससे इंस्पायर जरूर हुई थी और मुझे जब भी जरूरत पड़ती है मैं उससे हेल्प लेती हूँ। और तो ऐसा कुछ भी मतलब नहीं। आप खुद से ही इंस्पायर्ड हैं, ये पूरी जर्नी आपने खुद से इंस्पायर होके काट दी और काट भी रही हैं और अच्छा कर भी रही हैं अपनी लाइफ में। और मेरे हिसाब से ना हर मेंबर में मतलब जो हर पीपल जो है उसमें इतना टैलेंट भरा हुआ है, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकता। फिर देखिए, हमारे जमाने में तो क्या था कि फैसिलिटीज नहीं थी भाई, सीखने के लिए हमें जाना पड़ता था, घर से बाहर निकलना पड़ता था। आजकल आपको कुछ करना ही नहीं है, आजकल केवल मोबाइल उठाइए, गूगल पर जाइए और आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो आप घर बैठे ही बहुत सारी चीजें कर सकती हैं। और देखिए, टाइम जो है कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये कहने के जमाने अब पुराने हो गए। टाइम सबके पास है, मैं नहीं मानती किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि देखिए घर में आप करते क्या है, काम वाली लगी रहती हैं, सबकी मेड है, खाना बनाने वाली भी लगी रहती हैं, आपके हस्बैंड का भी पूरा सपोर्ट रहता है, फैमिली का पूरा सपोर्ट रहता है। क्योंकि ना आजकल जो मैं तो कहती हूँ फैमिली बहुत ब्रॉड माइंडेड हो गई है। हर कोई चाहता है कि मेरी जो वाइफ है वो स्मार्ट लगे पहले छुपाते थे इस चीज को, लेकिन अब चाहते हैं कि मेरी वाइफ स्मार्ट लगे, हर चीज में आगे आए। तो वही
हर किसी के पास टाइम है, हर किसी के पास टैलेंट है, सिर्फ उसको करने की देर है, सिर्फ उसको अपना मतलब मन में विल पावर बनानी है कि वो कर सकता है। मतलब आपका मानना है कि सुविधाओं के चाहे आपको अभाव हो या सुविधाएं मिल रही हो, लेकिन अगर आपके मन में विल पावर है कि मुझे कुछ करना है और मैं कुछ कर ही सकती हूँ, तो आप कर ही जाएंगे। बिल्कुल। नीता जी, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी है जो बीटेक कर रही है इस समय काइट इंस्टीट्यूट से, एंड बेटा 10th में है जिसका बोर्ड है अभी। अच्छा, तो जैसा आपने एजुकेशन की और आप एक टीचर नहीं बन पाई, लेकिन माँ के रूप में तो आपने अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छे से की होगी और कहीं ना कहीं उस एजुकेशन का फायदा आपके बच्चों को मिला होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये रहता है मैं ना भी पढ़ा पाऊँ लेकिन बच्चों को जैसे रहता है। मेरे बच्चे सृष्टि जो थी वो मुझसे अक्सर कहती मम्मी ना केमिस्ट्री में मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं उससे कहती, मैंने उसको ये नहीं कहा मैंने नहीं पढ़ाया तो मुझे नहीं आएगा, मैं कर दूंगी, तू मुझे बता दे कि मुझे इतना चैप्टर समझाना है, मैं पढ़ के तुझे बता दूंगी। मुझे याद तो नहीं था उस टाइम तक, तो मतलब उनको भी बच्चों को पता था कि मेरी मम्मी कर देंगी ये चीज, तो वो कह देती थी, उसी से शायद उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी नजर में खुशी के मायने क्या है? देखिए, खुशी जो है दूसरों को खुश रखने में खुशी है, दूसरों की तारीफ करने में खुशी है, दूसरों के काम को अपना समझ के करने में खुशी है। मैं तो कहती हूँ मतलब कि आप दूसरों के चेहरे पे जो स्माइल आती है, उससे आपके चेहरे पे जो स्माइल आती है वो सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको अपनी खुशियों का बलिदान करना पड़े। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप अपनी खुशियों का बलिदान करके ना आप दूसरों के चेहरे पे खुशी लाएं। आप अपनी खुशी को करते हुए मतलब अपने दिल से खुश रखिए सबको, तो वो सबसे बड़ी खुशी रहेगी। आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से क्या शेयर करना चाहेंगी, हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगी कि वो आपकी क्या एक की है जो लोग अपनी लाइफ में यूज करें और जिससे उन्हें सफलता मिले, या जैसे वो मतलब कभी ना डिसअपॉइंटेड ना हो, क्या वो एक की आप बताना चाहेंगे? एक तो बात यह है कि आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट नहीं करिए। बहुत टाइम होता है, 24 घंटे का दिन होता है, बहुत टाइम होता है। आप घर के सारे काम भी बहुत अच्छे से करने के बावजूद भी आपके पास बहुत टाइम बचता है जो आप अपने लिए स्पेंड कर सकती हैं, कुछ अपने लिए अच्छा कर सकती हैं, कुछ मतलब अपनी हॉबीज को ना अपना मतलब हॉबीज को अपने अच्छे से जी सकती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। और साथ ही ना आप खुश रहिए। खुश रहने से ये रहता है कि माहौल जो है घर का बहुत अच्छा हो जाता है। और कहते भी है ना, जहाँ खुशियाँ होती हैं वहाँ लक्ष्मी जी निवास करती हैं। तो देखिए, हम गृहिणियों को क्या चाहिए, अपना घर का माहौल अच्छा रखना है, अपने को खुश रखना है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली ना लक्ष्मी की बरसात भी होगी, जो कि हर किसी की तमन्ना होती है। मतलब नीता जी का मूल मंत्र है कि खुश रहिए और खुश रखिए। ये आपका एक मूल मंत्र है जीवन का, जिसको आप बड़ी शिद्दत के साथ करती भी हैं, जीती भी हैं और लोगों के साथ उसको अप्लाई भी करती हैं। तो नीता जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन करके और काफ़ी कुछ मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम मतलब ऐसा नहीं है हम एक ही फील्ड में कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं और कोई उम्र नहीं होती। कोई ये नहीं होता कि हम छोटी जगह में हैं तो वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो आपकी ये जो जर्नी है, इससे मुझे भी लगता है कि व्यूअर्स भी बहुत कुछ इंस्पायर्ड होंगे। तो थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। तो गाइस, ये थी नीता तायल, मल्टी टैलेंटेड। जैसा उन्होंने छोटी सी जगह से स्टार्ट करा, फिर वो विद्यापीठ गई, उन्होंने इंग्लिश में उनको बुक्स पढ़ने में इतनी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न पास किया। और उनको लिखने का शौक है, वो कुकिंग का शौक रखती है, स्टिचिंग का शौक रखती हैं। ओ माय गॉड, मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करती हूँ, मुझे तो सिर्फ एक ही काम आता है। लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं? सो गाइज, अगर आपके अंदर भी ये क्वालिटीज़ हैं या आपको कोई इंस्पायर कर रहा है, तो आप उठ जाइए, अपने सपनों को साकार करने के लिए खड़े हो जाइए, दृढ़ निश्चय ले लीजिए, क्योंकि उम्र कभी भी आपके सपनों के आड़े नहीं आती, परिस्थिति कभी आपके सपनों के आड़े नहीं आती है। सो गाइस, आर यू रेडी?